में आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। नीट छात्रा संदिग्ध मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एफएसएल ने डीएनए जांच के लिए सैंपल्स लेने शुरू कर दिए हैं। 5 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सभी 5 लोगों के सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए। मृतक की मां, पिता, भाई का सैंपल, साथ ही साथ 2 मामा का भी सैंपल लिया गया है और कुल 5 लोगों के डीएनए सैंपल। इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नीट छात्रा मौत मामले से जुड़ी हुई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डीएनए के लिए ये सैंपल 5 लोगों के लिए गए हैं, जिसमें मृतका की मां, पिता, भाई और मामा शामिल बताए जाते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर एफएसएल की तरफ से जो डीएनए जांच की बात कही जा रही थी, उस डीएनए जांच में सैंपल्स कलेक्शन का काम शुरू कर दिया गया है। 5 लोगों के डीएनए के लिए ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं और अब सैंपल की जांच की जाएगी, डीएनए मैच कराया जाएगा। मृतका की मां, पिता, भाई के सैंपल के साथ 2 मामा, उन दोनों मामा के सैंपल भी लिए गए हैं। तो नीट छात्रा मौत मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी और अपडेटेड जानकारी यही कि डीएनए सैंपल, जिसकी बार बार बात कही जा रही थी कि क्या डीएनए जांच होगी, डीएनए जांच के लिए सैंपल्स लिए जाएंगे और इस डीएनए जांच के दायरे में कौन कौन से लोग आने वाले हैं। तो बड़ी खबर यही कि 5 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, जरा ये बताइए कि 5 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिनमें परिवार के करीबी मां, पिता, भाई और मामा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो है वो एसआईटी के साथ एफएसएल की टीम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो मृतक हैं उनके घर पहुंची थी और वहां पर पहुंचने के बाद यह टीम जो है वो डीएनए सैंपल जो है वो मां, पिता, भाई और 2 मामा जो हैं उनके डीएनए सैंपल लिए हैं। इससे पहले जो बातें खबर आ रही थी सूत्रों के हिसाब से, उसके मुताबिक पटना में जो 3 लोग हिरासत में लिए गए थे उनके ब्लड सैंपल लिए गए, जिनमें 2 करीबी बताए जा रहे थे मृतक के और एक जो है पटना का निवासी बताया जा रहा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8 लोगों के डीएनए जो है वो जांच के लिए सैंपल जो है एफएसएल ने हासिल कर लिए हैं। बाकी के साथ चूंकि जो हमारे सोर्सेज जो है उन्होंने बताया कि 15 लोगों की सूची जो है वो बनाया गया है और इसमें जो है हॉस्टल के जो संचालक के बेटे हैं, उसके अलावा मनीष रंजन जो है जो फिलहाल जेल में बंद है, उन सभी का डीएनए सैंपल लेना है। 15 लोगों की सूची में से 8 लोगों के सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। मनीष रंजन जो है उनके डीएनए जांच के लिए कोर्ट से चूंकि अनुमति लेनी पड़ेगी, न्यायिक हिरासत में वो हैं, बेऊर जेल में बंद है, तो उनके डीएनए जांच के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भी उनके डीएनए सैंपल जो है लेने के लिए टीम जाएगी। वो कब जाएगी, जब उस खबर को हम हमारे तक आएगी तो वो दर्शकों को वो भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल कल रात जो है देर रात मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कार्रवाई जो है एफएसएल के द्वारा की गई है। एसआईटी की टीम भी साथ में गई थी, मृतक के जो घर है वहां पे गए और वहां पे जो माता, पिता, भाई और 2 मामा बताए जाते हैं, इन सभी का डीएनए सैंपल जो है वो लिए गए हैं। दोनों मामा जो हैं उनको बुलाया गया था मृतक के घर पे ही। ये कहा गया पहले कि हमारे गाँव आ जाइए, यहाँ आकर के आप हमारा सैंपल ले लीजिए, जिस पर मजिस्ट्रेट ने कहा कि नहीं, आपको यहीं आना होगा और फिर वहां जाकर के सभी 5 का जो ब्लड सैंपल जो है डीएनए जांच के लिए वो ले लिए गए हैं। तो ये सवाल ये है कि जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, इन सैंपल्स की रिपोर्ट कितने दिनों में आएगी? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है। जब जांच डीएनए तक पहुंच गई है तो इससे बहुत कुछ खुलकर सामने आ पाएगा। तो रिपोर्ट कब तक आने की संभावना जाहिर की जा रही है? देखिए, रिपोर्ट जो है वो कम से कम जैसा कि सीआईडी के जो एडीजी हैं पारसनाथ, उनसे जब इस संदर्भ में हमने बात करी थी, जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहे थे कि 8 से 10 दिन डीएनए सैंपल जो है वो कम से कम बहुत तेजी से भी जांच की जाती है, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है, उससे पहले वो जांच नहीं हो सकती। एक टाइमलाइन निर्धारित होता है जांच की प्रक्रिया में, उसके आधार पर ही जांच होती है और उतना टाइम जो टिकल है वो होता है, समय उतनी लगाई जाती है और लगाने के बाद ही सही रिपोर्ट सामने आती है। तो ये मामला चूंकि पहले से सेंसिटिव रहा है, पटना पुलिस की इस मामले में किरकिरी हो चुकी है, एसआईटी की जो है कार्रवाई पे भी सवाल उठ चुके हैं, तो ऐसे में एफएसएल नहीं चाहता कि कोई हड़बड़ाहट में जांच की जाए और इस वजह से जो जांच प्रक्रिया अवधि जो है वो पूरी अवधि के दौरान
ही जांच की जाएगी तो कम से कम 8 से 10 दिन जो है वो वक्त लगेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी वो इस पूरे मामले की जांच जो है अब तक की जांच जो रिपोर्ट थी उसको जानने के लिए डीजीपी से लेकर के एडीजी सीआईडी, पटना आईजी, एसएसपी, एएसपी, एसआईटी की जो चीफ है, डीएसपी सचिवालय 1, उनके साथ साथ 3 जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे, सबको उन्होंने बुलाया था और पूरे तौर पे जो जांच चल रही है, किस दिशा में जांच चल रही है, कहाँ गड़बड़ियां हुई, क्यों गड़बड़ियां हुई, सभी बाबत जो है उन्होंने जानकारी हासिल की और साफ तौर पे निर्देशित किया कि जांच प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष हो और तेजी के साथ जो है वो जांच आगे बढ़े। जो अपराधी है जिसने इस घिनौने कृत्य को किया है वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचे, ये टास्क भी दिया गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं और उसके बाद ही ये कार्रवाई जो है वो और तेज जी से आगे बढ़ी है। आज भी जब पुलिस मुख्यालय में ध्वजारोहण करने के लिए, झंडा फहराने के लिए, तिरंगा फहराने के लिए गृह मंत्री आए थे सम्राट चौधरी, तो उन्होंने अपने अभिभाषण में साफ तौर पे कहा कि अपराधी जो है अपराध करके खुले आसमान के नीचे घूम नहीं सकता, इस पर कार्रवाई करनी होगी और पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमे की यह जिम्मेवारी है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए, समय रहते सलाखों के पीछे पहुंचाए ताकि वो दूसरी कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दे सके। तो कहीं न कहीं साफ संदेश जो है वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी का है कि अपराधी जो है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, कानूनी शिकंजा जो है वो कसा जाए। कोई भी अपराधी जो है वो चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार ही क्यों ना हो वो बच नहीं सकता, ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा। और मौके पे जो है डीजीपी से लेकर के गृह जो है सचिव वो भी मौजूद थे, तमाम आला पुलिस अधिकारी मौजूद थे। तो संदेश साफ है कि अपराधियों को मांद में से भी खींच करके सलाखों के पीछे पहुंचाना है और इसी दिशा में ये सबसे बड़ा जो है वो घटना है बिहार का, जिसको लेकर के सभी की नजरें टिकी है। सरकार भी जो है पूरे मामले को लेकर के संवेदनशील है, इसी कारण से ये जांच की प्रक्रिया जो है वो काफी तेजी से आगे चल रही है। जी बिल्कुल अमित, जैसा आपने कहा कि 8 लोगों के डीएनए सैंपल तो अभी तक लिए जा चुके हैं और इस दायरे में तकरीबन 15 और लोग हैं जिनकी सूची तैयार की गई है। इन सभी के डीएनए सैंपल्स भी लिए जाएंगे अगर उसकी आवश्यकता महसूस की गई तो। क्या इस दायरे में मकान मालिक भी है, संचालिका भी है, संचालक भी हैं और ये 15 लोगों की लिस्ट में कौन कौन लोगों को शामिल किया गया है? देखिए, जैसा हमने बताया 8 लोगों के संदर्भ में जिनके डीएनए सैंपल लिए गए हैं। बाकी के जो होटल संचालिका हैं उनका बेटा मनीष रंजन, जिसके संदर्भ में हमने बताया कि बेउर जेल में बंद है, उसके भी डीएनए जांच लिए जाएंगे। उसके अलावा जो हॉस्टल में और जो कर्मी थे उनके भी डीएनए जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर जहानाबाद के आसपास के जो लोग हैं, मृतक के घर के आसपास के लोग हैं, उनके भी डीएनए सैंपल जो है वो जांच के लिए लिए जा सकते हैं। तो 15 लोगों की लिस्ट जो है तैयार की गई है। हालांकि नाम जो है वो चूंकि प्रोटोकॉल के तहत जो है उस नाम को हम खुलासा नहीं कर सकते, जानकारियां हैं लेकिन हम बता नहीं सकते कि वो कौन कौन से लोग हैं। जब परिजन की जहां तक बात है तो उनके सैंपल लिए गए हैं, इस संदर्भ में हम जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल अमित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बना के रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जो एक प्रोटोकॉल है उसका पालन इस वक्त किया जा रहा है और जांच के दायरे में और भी कई लोग जो हैं वो सामने आते हुए और इस वजह से पुलिस जो है बहुत इस वक्त फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। एफएसएल की तरफ से जो कार्रवाई इस वक्त डीएनए टेस्ट के दायरे तक पहुंच चुकी है उसमें 8 लोगों के सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं। और नीट छात्रा संदिग्ध मौत मामले में मृतक के पिता ने लिखित पत्र अब दिया है डीजीपी को। ये लिखित पत्र मृतका के पिता की तरफ से दिए गए हैं। मृतक के पिता ने 8 बिंदुओं पर जांच करवाने की गुहार लगाई। उनकी तरफ से जो पत्र में लिखा गया है उसमें मृतका के पिता ने डीजीपी से 8 बिंदुओं पर जांच की मांग की है। 5 से 6 जनवरी तक के सीसीटीवी फुटेज की एफएसएल जांच करे। अब एक एक करके जरा जानिए कि आखिर ये 8 बिंदु क्या क्या है। तो 5 से 6 जनवरी जिस दरमियान ये पूरी घटना हुई उस दौरान सीसीटीवी फुटेज की जांच एफएसएल करे। छात्रावास और मेस पंजी के आधार पर उपस्थित छात्राओं का विवरण भी इसमें जोड़ा जाए जांच के दायरे में। छात्राओं के बयान, उनके मोबाइल की सीडीआर की जांच हो। मकान मालिक मनीष रंजन ने पिछले दरवाजे के सीसीटीवी फुटेज की भी एफएसएल जांच की मांग रखी गई है। आसपास के गली और सड़क के भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएं। मनीष रंजन और उनके बेटे के मोबाइल का सीडीआर भी जांचा जाए और छात्रावास संचालिका नीलम अग्रवाल जो हैं उनके मोबाइल की सीडीआर की जांच भी होनी चाहिए। डॉक्टर जया के मोबाइल का सीडीआर जांच किया जाना चाहिए।
पति और बेटे के मोबाइल की सीडीआर जांच होनी चाहिए। एसएचओ रोशनी कुमारी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह के मोबाइल के सीडीआर की जांच होनी चाहिए। नर्सिंग स्टाफ ने जो बयान दिया था उस बयान को दर्ज किया जाए। नर्सिंग स्टाफ का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभात मेमोरियल ने कपड़ा क्यों नहीं दिया, ये भी सवाल परिजनों की तरफ से बार बार उठाए गए। इलाज ड्रग एब्यूज के लिए नहीं, ये तमाम चीजें जो है उसको भी ध्यान में रखा जाए। नींद की दवा से मौत साबित क्यों नहीं हो पाई, ये भी सवाल है। और इस वजह से इस वक्त ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण जो मृतका के पिता की तरफ से डीजीपी को लिखे गए हैं। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार नीट छात्रा के मामले को लेकर बहुत गंभीर है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की तरफ से इसे बहुत गंभीर और संवेदनशील बताया गया। मानिए कि बिहार सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रही है और जिन सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है, बल्कि उन सबूतों को इकट्ठा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी किसी भी वजह से छूटने ना पाए। बिहार सरकार, गृह मंत्री सम्राट जी से भी मेरी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है और निरंतरता में हो रही है। ये विश्वास परिवार को भी, जब मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में जब उनसे मुलाकात करने गया, उस वक्त भी जो जानकारी हम लोग के समक्ष आई वो भी हम लोगों ने बिहार सरकार से साझा करने का हम लोगों ने काम किया। अंतोगत्वा ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हो और जितने भी दोषी होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा सबको मिलेगी। अगली बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के चांदनी चौक में खुलेआम मुर्गा काटे जाने का मामला सामने आया। बड़ी मात्रा में चिकन काटे जाने का वीडियो वायरल हुआ। अब आरोप ये भी है कि ये पुलिस लाइन के मेज के लिए कटवाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा भंग होने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। चिकन दुकानदार और सिपाही ने इसे मेज का ऑर्डर बता दिया। प्रशासन की ओर से अब तक हालांकि कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। और इस वक्त मधेपुरा संवाददाता श्रीकांत राय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। श्रीकांत, आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि दुकानदार का जो बयान है कि ये पुलिस में के लिए ही काटा जा रहा था। जी बिल्कुल, ये जो कि आज गणतंत्र दिवस को लेकर जो है तो इस तरफ जहाँ तरफ जो है मनाया जा रहा है, वहीं मधेपुरा के चांदनी चौक का ये मामला था और वहां पर एक वीडियो तस्वीर आया है कि उसमें पुलिस लाइन के मेज के लिए मुर्गा कटवाया जा रहा था, ऐसा वहां के दुकानदार ने ही बताया है। वहीं पर जो प्रशिक्षु सिपाही एक ऋषभ कुमार भी मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम ये जो है हमारे मेज के लिए है और जीविका का मेज चलता है और वहीं पे हम पुलिस लाइन लेकर जा रहे हैं। पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बयान, आधिकारिक बयान आया है? कोई अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर सिवान से, जहां सरस्वती पूजा के दौरान फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। अंदर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में पूजा पंडाल के सामने खड़े लोगों पर बदमाशों ने अचानक से गोलियां बरसा दी और इस फायरिंग में अरुण और ओम प्रकाश नामक 2 युवक घायल हो गए। इनका इलाज सदर अस्पताल सिवान में इस वक्त जारी है। घटना बीती रात की बताई जाती है। फायरिंग के बाद गांव में अफरा तफरी और दहशत का माहौल दिखा। पुलिस मौके पर पहुंचकर फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर पटना से, जहां पर पुलिस ने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों से ठगी की जा रही थी। बेऊर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं और पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से फर्जी आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, एफिडेविट और शपथ पत्र तैयार कर लोगों से अवैध वसूली का काम कर रहा था। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, कंप्यूटर, प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। बड़ा फर्जीवाड़ा आधार कार्ड को बनाने के नाम पर हो रहा है और इसमें 2 दुकानदार आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे और ये दोनों ही दुकानदार फर्जी एफिडेविट, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने का काम करते हैं।
भागलपुर से लापता दो नाबालिग छात्राओं सोनाक्षी और जिया का 19 दिन के बाद भी कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। परिजन अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से बच्चियों को लेकर गुहार लगा रहे हैं। पुलिस कई जिलों में हालांकि जांच की बात जरूर कह रही है, लेकिन बच्चियों की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। 19वां दिन है, इकट्ठा हुआ था एसपीडीएस में सब में। फेनू जो है इधर ठंडा गया है, उसका मतलब बोला कि हाँ सोर्स मिल गया है, तब मिला था। हम सोचे कि हाँ मिलेगा तो अब मिला होगा, हाँ तब ये नहीं ठंडा गया है। तब बोला कि हाँ हम जाते हैं थाना पर, बोलता है कि हाँ आपका बेटे आ गया है, आप आए हैं बोलने क्या, तो हम ही खोज के देंगे उसको। आपका ड्यूटी आप न दीजिएगा, बड़ा बाबू है मैं बोलता है कि आपका बेटी मिल गया है। क्या लगता है क्या हुआ बेटी के साथ? बेटी के साथ यह हुआ होगा, चाहे बेच दिया होगा, चाहे वह पटना वाला कहानी होगा कि मार दिया होगा। हम तो आज पत्र लिखा है गृह मंत्री सम्राट चौधरी को, नीतीश कुमार को, कहेंगे अब शंका से सशंकित हो रहे हैं पूरा कि मेरा बेटी अब पता नहीं आज वो नहीं समा देना, अब कुछ सुराग नहीं मिल रहा, अब पता नहीं। बाद में बताया, शुरुआत में मामला कुछ अलग तरीके से बताया गया, बाद में उसमें कई अन्य जो चीजें जुड़ी, तो उसमें हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह का जो है पूरे भागलपुर में जो भी संभावित क्षेत्र थे उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। साथ में जमालपुर और सुल्तानगंज, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और साथ में देवघर और बासुकीनाथ के आसपास जहां भी संभावित जगह था, क्योंकि वो दोनों जब साथ में निकली थी, जो कुछ बातें घर पे बताई थी, तो जो हम लोगों ने उसके आधार पे जो इनपुट और वो कलेक्ट किया था, तो उसके आधार पे हम लोगों ने छापामारी की है। खबर नालंदा से, जहां के हिलसा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां कांता हॉल के पास एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया और युवक के हंगामा करने की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस यहां पर पहुंची और स्थानीय लोगों ने युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश शुरू की। युवक की पहचान हालांकि अभी भी की जा रही है और आखिर क्या वजह रही कि ये युवक इस हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया, ये अभी तक सामने नहीं आया है। अगली बड़ी खबर आ रही है मधेपुरा से। जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 14 में रविवार शाम गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा हो गया। चाय बनाने के दौरान चूल्हा जलाने के लिए आग जैसे ही लगाई गई, उसके बाद ये पूरी तरीके से देखिए एक हादसे में तब्दील हो जाती है घटना। एक ही परिवार के 3 लोग इसमें झुलस जाते हैं। घायलों में परिवार के मिथुन कुमार, उनकी पत्नी मंजू कुमारी और भाभी आरती देवी शामिल है। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज कराने के बाद बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। चिकित्सकों के मुताबिक तीनों की हालत खतरे से बाहर है। बच्चा चूल्हा खोल गैस निकले। अच्छा, वह गैस जो निकले रहे ने, वो बड़की छोटकी कहलकै नहीं, छोटकी गैस निकलल छै, ई कहलकै नहीं निकलल छै। ई की कहलकै आब की बारलकै से नहीं देखलिए, में कुटी आर लगबे रही। आ जेना दुख सनी उठले ने कि ई घरे में 3 टा के पकड़ लेलकै। हम छोटकी के भरि 5 के, बड़की तो भागबो कले, छोटकी गिर गेल। पति पत्नी है और एक उसके परिवार के लिए परिवार के लिए। क्या हुआ था घटना? वो घटना हुई थी कि चाय बना रहे थे, उस टाइम में गैस खुला हुआ था पहले से। तो चाय बनाने के उस टाइम में माचिस लगाए, पता नहीं था किसी को, ऑटोमेटिक आग लग गई। नवादा से बड़ी खबर, जहां 5 छात्र झुलस गए। करतब दिखाने के दौरान बताया जा रहा है कि ये 5 छात्र हादसे का शिकार हुए। 5 छात्र इस दौरान झुलस गए। 3 छात्र इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। 2 छात्र मामूली रूप से झुलसे हुए थे। एक छात्र को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वारसलीगंज के निजी स्कूल में यह घटना हुई। और देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और मुख्य समारोह दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस दौरान तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और झंडा फहराने के बाद
सेना का परेड और कई राज्यों के साथ मंत्रालयों की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी, जिसमें सेना के अदम्य साहस, देश की संस्कृति और बढ़ते भारत की एक से बढ़कर एक खूबसूरत तस्वीर नजर आई। राजनाथ सिंह के साथ तो दो तस्वीरों के जरिए बिल्कुल देश के सेना के शौर्य को, परंपरा को, संस्कृति को, साहस को आप एक साथ देख सकते हैं। और यहाँ पर ये कर्तव्य पथ की जो तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पर झंडोत्तोलन के साथ 21 तोपों की सलामी, तिरंगे 17 राज्यों की खूबसूरत झांकियां और इसके साथ 30 झांकियां जो हैं वो मंत्रालयों के साथ मिलकर इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ती हुई और अपने देश की विविधता में एकता की खूबसूरत तस्वीर को पेश करती हुई नजर आई। technology-driven and mission-oriented forces. परंपरा से समृद्ध विरासत West of India towards its western side. ठीक पीछे है पुडुचेरी की विरासत की